लालची दूध वाला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध दे दी। वह सुबह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसकी गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है, अगर दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगने लगा कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नज़र में जो इज्जत थी वह ख़त्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपनी किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने इसे माफ़ कर दिया और फिर से उसे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक ज़रूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ में आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने में होती है। छोटा भाई। वरुण अपने घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई, जिन्होंने माता पिता के देहांत के बाद बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया, माता पिता की जिम्मेदारी वरुण को सौंप दी। इसी कारण वरुण तरक्की नहीं कर सका और कलकत्ता में ही एक छोटी सी नौकरी करता रहा। वह एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। एक दिन वरुण को उनके बड़े भाई अमरनाथ का फ़ोन आया। अमरनाथ कहता है, वरुण कैसे हो? वरुण, जी भैया अच्छा हूँ, बताइए। सुनो वरुण, शायद तुम्हें पता नहीं कि पिताजी की दिल्ली में एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में ले लो। इससे हम तीनों भाइयों को फ़ायदा होगा। वरुण, लेकिन भैया मेरी नौकरी। अमरनाथ, अरे भाई, दिल्ली में तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहाँ पर। वरुण अपने दोनों भाई अमरनाथ और श्याम का बहुत आदर करता था। उसके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुँच जाता है। वहाँ किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल देता है और खुद रहने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल जाती है। दिल्ली में कलकत्ता से अच्छी सैलरी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। वरुण अच्छे से रहने लगता है, लेकिन वह मकान बहुत पुराना था, खंडहर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद वरुण को उसके मझले भाई श्याम का फ़ोन आया। श्याम, छोटे कैसा है तू? वरुण, भैया मैं मज़े में हूँ, दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। श्याम, चल अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने 2 अलग मकान कलकत्ते में खरीद लिए हैं। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। वरुण, ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया। मैं तो कब से चाहता था कि आप दोनों वापस आ जाए। श्याम, हाँ लेकिन अब तू बाहर चला गया। वरुण, कोई बात नहीं भैया, कम से कम कोई तो है जो शहर में अपने में रह रहा है। जब अमरनाथ को इस बात का पता चला कि उसका भाई वरुण मकान में मज़े से रह रहा है, तो उसने श्याम से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। वरुण इस सबसे बेखबर मज़े से रह रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे मरम्मत कराने के लिए वरुण के पास पैसे नहीं थे। अमरनाथ और श्याम को जब ये बात पता लगी तो दोनों दिल्ली पहुंच गए। अमरनाथ, वरुण यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं बात करता हूँ, हम इसे बेच देते हैं।
इससे तो तेरे हिस्से में पैसे आएंगे, उससे कलकत्ता में मकान खरीद लेना। वरुण तैयार हो गया। वैसे वह कलकत्ता में अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। अमरनाथ और श्याम प्रॉपर्टी बेचने के लिए दलालों से मिलने लगे। वरुण इस सब से बेखबर अपनी नौकरी करता रहा। वैसे तो तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन वरुण बहुत सीधा था। उधर उसके दोनों भाई पैसे के मामले में बहुत चालाक थे। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। वरुण ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर वरुण ने वही पुराना मकान जो पहले किराए पर था ले लिया। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने वरुण को बुलाया और कहा, अमरनाथ, ये ले वरुण अपने हिस्से के पैसे। यह कहकर अमरनाथ उसे 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। वरुण, भैया ये क्या है? मुझे तो पता था कि मकान 30 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 10 लाख आएंगे। यह सुनकर दोनों भाई सकपका जाते हैं। श्याम, नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है। मकान 15 लाख का बिका है। वरुण, भैया आप ठीक कह रहे होंगे। एक काम कीजिए, पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पैसों की ज़रूरत आपको मुझसे ज़्यादा है। यह कहकर वरुण पैसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर अमरनाथ की पत्नी जानकी जी ने वरुण के जाने के बाद दोनों को आड़े हाथों लिया। जानकी जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी वरुण ने न उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसे कमाने जा सकता था। आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमरनाथ को बहुत पछतावा होता है। जानकी जी, वो बेचारा आप दोनों का इतना आदर करता है कि चुपचाप चला गया, और कोई भाई होता तो आपको कचहरी में घसीटता। श्याम, भैया गलती हो गई हमसे, वो हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास 2-2 मकान हैं। 1 महीने तक वरुण ने उनकी कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वरुण के घर पहुंच जाते हैं। आज रविवार था, वरुण घर पर ही था। वरुण, अरे भैया भाभी आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अब बस वरुण, अब बहुत शर्मिंदा है हम। तेरे साथ हमने बहुत गलत व्यवहार किया। वरुण, भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, या बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्याम, ये ले वरुण अपने मकान के कागज, हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया है, 30 लाख का। वरुण की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अमरनाथ की आंखें भी नम हो गई। ये उसी दिन वरुण का सामान नए घर में पहुंचा आए और उसकी नौकरी छुड़वाकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। छोटा सा तिनका। एक सेठ जी ने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनवाई। उनकी कोठी के आगे बहुत बड़ा सा सुंदर बगीचा था। बगीचा बड़े और फलों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। सेठ जी ने बगीचे की देखभाल के लिए 2 माली नौकरी पर रख लिए थे। वे दिन भर फूलों के पौधों की देखभाल करते, उनमें खाद डालते, उन्हें पानी देते थे। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन सेठ जी के आने से उस हवेली की तो जैसे किस्मत चमक गई। साथ ही बगीचे की सुंदरता भी बढ़ गई थी। इसमें कभी पेड़ और फूलों के पौधे बहुत खुश थे। अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड में रहते थे। उन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ करते रहते। इन्हीं पौधों के बीच एक तिनका उगाया था। जब वह तिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वहाँ के पौधे और पेड़ उसे चिढ़ाने लगे। एक पौधे ने कहा, तुम न तो सुंदर फूलों से सज सकते हो, न ही तुम्हारे में कोई फल निकल सकता है, इसलिए तुम किसी काम के नहीं, और फिर यहाँ क्यों खड़े हो? यह सुनकर तिनका बोला, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोचकर बनाया होगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सभी पेड़ और पौधे मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। उनकी बातों से बेखबर तिनका अपनी मस्ती में झूमता रहता है। उसकी जड़ें जमीन में बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका ऊपर का भाग थोड़ा सा ही निकला हुआ था। वह मजे से लहलहाता रहता। कुछ दिन बाद दोनों माली तनख्वाह कम मिलने से काम छोड़कर चले गए। इधर पेड़ों का भी फलों का सीजन चला गया था। देखभाल न होने से फूलों के पौधे मुरझाने लगे, लेकिन तिनका अपनी शान से खड़ा रहता है। उसे न देखभाल की ज़रूरत थी न पानी की। एक दिन बहुत तेज़ बारिश, तेज़ आंधी तूफान आने लगता है। उस बगीचे में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। इसी तरह फूलों के पौधे अधिक पानी की मार सहन नहीं कर पाते और झुक जाते हैं। झुके हुए पौधों पर जब तेज़ पानी पड़ता है तो कई की डालियाँ टूट जाती हैं। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। सुबह जब आंधी तूफान रुकता है तो सभी अपने हालात पर रो रहे थे।
तभी एक गिरे हुए पेड़ ने कहा, देखो हम सब अपनी अकड़ में जिस तिनके का मजाक उड़ाते थे वो पहले की तरह खड़ा लहलहा रहा है, क्योंकि हम ऊपर कम हैं और इसकी जड़ें अंदर हैं। दूसरे पौधे भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और तिनके से माफ़ी मांगते हैं। यह सुनकर तिनका बोला, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शायद भगवान ने तुम्हें दंड दिया है, अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। कुछ दिन बाद सेठ जी ने नए माली रख लिए। उन्होंने पौधों को ठीक से लगा दिया, लेकिन पेड़ों को लकड़ी वालों को बेच दिया और उन्हें काट कर ले गए। ये देख तिनके को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह इन सब में छोटे से तिनके पर न तो सेठ जी का ध्यान गया न माली का। तिनका अपनी मस्ती में लहलहा रहा था। जुबान संगति की। एक बार एक राजा जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का इलाका पड़ता था। राजा अपने काफिले के साथ जैसे उधर से निकला तो उसे एक तोते की आवाज़ सुनाई दी, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा को आश्चर्य हुआ कि कैसा तोता है। राजा को बड़ा क्रोध आया। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलकर वह ऋषियों के पास आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, वहां द्वार पर एक तोता था। उस तोते ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, स्वागतम सुस्वागतम। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज़ सुनकर ऋषि बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। अपने आश्रम में उगे फल फूल से राजा को संतुष्ट किया। राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा, ऋषिवर ये क्या देखा? एक ही कुल में ये दोनों तोते जन्मे, दोनों का कुल एक है, दोनों का वंश एक, दोनों की जाति एक। रास्ते में तोता मिला, वह मुझे गालियां दे रहा था, लूटने की बात कर रहा था, लेकिन यह तोता मेरा स्वागत कर रहा है। ऋषियों ने कहा, बात कुछ नहीं, इसमें दोष नहीं, इन तोतों का है। तोतों का कोई दोष नहीं है, इन्हें पालने वालों का है। दोनों एक ही माँ की संतान है, पर एक डाकुओं के पास चला गया, एक ऋषियों के पास चला आया। शिक्षा। जैसे लोगों की संसर्ग में रहते हैं, वैसे ही गुण और दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। लड़ाई। एक बार मिठाइयों में आपस में जंग छिड़ गई। रसगुल्ला बोला, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी बीच में टोकती हुई बोली, मैं सबसे मीठी हूँ, मुझ में तो रस रिश्ता रहता है। इमरती देवी ने चुटकी ली, बोली, तुझ में से भले ही रस टपकता हो, पर सबसे मीठी मैं ही हूँ। लड्डू गोपाल जी कहाँ चुप बैठने वाले थे, बोले, हटो पीछे, भगवान के हाथ में मैं रहता हूँ, गणेश जी का प्रिय मिष्ठान हूँ, अंत में चौधरी हुआ। हलवा बोला, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो, पर भगवान को भोग तो मेरा ही लगता है। लड़ाई बढ़ती गई। देकर एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी बोल रही, ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो, मैं तुम सब में मैं ही तो हूँ, मेरे कारण ही तुम सब में मिठास है। मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम तो केवल आटा, मैदा, सूजी, बेसन और पिसी हुई उड़द की दाल हो। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ। और लड़ाई बंद हो गई। हम आप ही आपस में यूं ही लड़ते रहते हैं। कोई अपने पैरों की ओर, कोई अपने पद प्रतिष्ठा की धूस जमाता रहता है। कोई कहता है मेरा कुल खानदान ऊंचा है, कोई बड़े भवन, भूमि, विस्तार, बड़ी गाड़ी का गुमान पाले दूसरों को दबाना सताना चाहता है। अरे भैया, काहे को झगड़ते हो? क्षण भर माटी के शरीर पर। याद रखें, मालिक को सब बर्दाश्त है, पर किसी की अकड़, अभिमान बर्दाश्त नहीं। जब तक शरीर में चेतना है, तभी तक ये चल रहा है। इसी से इसकी शोभा है। आत्मा निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर को घर में रखना भारी हो जाता है। पर विडंबना देखिए कि हम उस आत्मा तत्व को हम पहचानते नहीं और सारी जिंदगी शरीर को ही सजाने संवारने में निकाल देते हैं। शिक्षा। जिस्म और रूह का अजब है रिश्ता, उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ ना हुआ।